हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। इसका हम 10th एडिशन कवर करेंगे। इसके ऑथर हैं अब्राहम सिल्बरस्ट्रैस, पीटर बियर गेल्विन और गेर्गी गेगने। सो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम पार्ट 4 कवर करेंगे जिसका नाम है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अंदर फर्दर जो चैप्टर्स रहेंगे वो रिलेटेड टू मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 8 कवर किया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट चैप्टर 9 मेन मेमोरी। ठीक है, पहला यहाँ पे टॉपिक है हमारा बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, हम उनको पढ़ लेते हैं सबसे पहले, फिर हमारे मेन टॉपिक पे मूव करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बेसिक हार्डवेयर। ठीक है, सो बेसिक हार्डवेयर से रिलेटेड क्या है देखते हैं। मेन मेमोरी एंड रजिस्टर बिल्ड इनटू ईच प्रोसेसिंग कोर आर ओनली जनरल पर्पस स्टोरेज। आप जानते हो कि मेन मेमोरी और रजिस्टर जो है वो सिर्फ जनरल पर्पस स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, जो किससे कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, इसीलिए हम उसको इजीली एक्सेस कर पाते और इसीलिए इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है। ठीक है, ये कॉस्टली होते हैं बट हाँ, स्पीड का परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं द बेस रजिस्टर। व्हाट अबाउट द बेस रजिस्टर? बेस रजिस्टर जो है वो स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, मतलब होल्ड करके रखता है। एंड द लिमिट रजिस्टर, ऑब्वियसली इसके नाम से स्पष्ट है कि ये लिमिट रजिस्टर मतलब स्पेसिफाई द साइज ऑफ रेंज। ठीक है, उस रेंज की जो साइज है वो बताता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर की डेफिनेशन है। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिंग इन अ कर्नल मोड इन इज गिवन अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी एंड यूजर मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम जब कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होता है तो हम उसको मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर मोड इन दोनों के लिए अनरेस्ट्रिक्टेड रहता है। क्यों? क्योंकि देखो सारा काम कौन हैंडल करेगा? फिर कर्नल। ठीक है, अगर हम यूजर मोड में चलाते हैं तो फिर यूजर के ऊपर सारी डिपेंडेंसी रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज एड्रेस बाइंडिंग। ठीक है, तो यूजुअली अ प्रोग्राम रिसाइड ऑन द डिस्क एज अ बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल। आप जानते हो कि अगर एक प्रोग्राम की हम बात करते हैं और अगर हम उसको डिस्क पे रखते हैं तो वो एज अ बाइनरी एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब बाइनरी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो हम उसको कैसे कनेक्ट करते हैं ये भी हमको देखना है। तो अगर हम बात करें जो बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेस, हम हमारे इंस्ट्रक्शंस और डेटा को किस तरीके से मेमोरी एड्रेस से बाइंड करते हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली स्टेप या पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं विच इज कंपाइल टाइम। ठीक है, इफ यू नो द कंपाइल टाइम कहां पर होता है? जब प्रोसेस विल रिसाइड द मेमोरी देन एब्सोल्यूट कोड विल बी जनरेटेड। जब प्रोसेस जो है वो मेमोरी की तरफ जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो मेमोरी में स्टोर करेंगे तो वो एक एब्सोल्यूट कोड जनरेट करेगी। ठीक है, यहाँ पर हम ये डायग्राम से समझेंगे, उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि कीवर्ड्स के मतलब, फिर हम इस डायग्राम से इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो लोड टाइम क्या होता है? तो इफ नॉट नो एट कंपाइल टाइम, अगर हमको कंपाइल टाइम पे कुछ भी पता नहीं चलता है कि प्रोसेस कहाँ पर है मेमोरी में। ठीक है, क्योंकि कंपाइल टाइम पे हम सिर्फ मेमोरी को लोड कर रहे हैं। ठीक है, तो देन कंपाइलर मस्ट बी जनरेट अ रीलोकेटेबल कोड, जिससे हमको ये पता पड़ता है कि मेमोरी का एक्चुअल एड्रेस कहाँ पर। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन टाइम की बात करते हैं। इफ प्रोसेस कैन बी मूव्ड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, ऑब्वियसली प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन के थ्रू मतलब अपने जो एग्जीक्यूशन के दौरान मूव करेगी मेमोरी सेगमेंट से अनदर मेमोरी सेगमेंट में, देन बाइंडिंग मस्ट बी डिलेड। ठीक है, अंटिल द रन टाइम, जब तक रन टाइम चलेगा तब तक वो डिले हो सकती है। तो हम इसको इस डायग्राम से अच्छे से समझ पाएंगे। देखो सबसे पहले आपके पास कुछ सोर्स प्रोग्राम है, आप इसको कंपाइल करोगे जिससे हम क्या जनरेट करेंगे? ऑब्जेक्ट फाइल, है ना। आप जानते हैं कंपाइलर जो होता है वो ऑब्जेक्ट फाइल को जनरेट करता है। तो ये जो टाइम है ना जो कंपाइलर लेता है सारे काम करने में, इसको हम कंपाइल टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब अदर ऑब्जेक्ट फाइल हम इसके साथ लिंक करेंगे। कौन करता है? लिंकर। ठीक है, लिंकर क्या करता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोडर, लोड टाइम। ठीक है, और ये क्या करेगा? लोडर को अपना एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोवाइड करे। अब लोडर क्या करेगा? प्रोग्राम इन मेमोरी, उस मेमोरी में वो प्रोग्राम लोड करेगा। ठीक है, ये काम डायनेमिकली भी हो सकता है, डायनेमिकली लिंक लाइब्रेरी। तो ये जो प्रोग्राम हम मेमोरी में एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर एड्रेस कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन टाइम या रन टाइम। ठीक है, सो ये दोनों अपने आप में एक ही नाम है। तो ये तीनों कीवर्ड है कि कंपाइल टाइम कब यूज होता है, इसके तो नाम में स्पष्ट है कि कंपाइलर के टाइम पे यूज होता है। वही एग्जीक्यूटेबल फाइल के टाइम पे कौन यूज होता है? लोडर। ठीक है, लोड टाइम।
और जब आप प्रोग्राम को मेमोरी में रन करवाते हो तो वो रन टाइम कहलाता है या एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसलिए मैं इस पे इतना फोकस कर रही हूँ। नाउ वी विल टॉक अबाउट लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, व्हाट इज द लॉजिकल एड्रेस? तो एड्रेस इज जनरेटेड बाय सीपीयू। वह एड्रेस जो सीपीयू के द्वारा जनरेट किया जाता है दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल एड्रेस। वी कैन से आईपी एड्रेस हम कहते हैं इसको। ठीक है, एड्रेस सीन बाय मेमोरी यूनिट, और जो एड्रेस मेमोरी यूनिट्स मेमोरी के द्वारा या फिजिकल मेमोरी के द्वारा यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी एड्रेस। वन लोड इनटू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ मेमोरी इज कॉमनली नॉन एज फिजिकल मेमोरी। ठीक है, फिजिकल एड्रेस हम कहते हैं इसको, क्योंकि वो हर एक डिवाइस का अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, तो डिवाइस क्या हो गया? फिजिकल, दैट इज वाई कि उसका हम फिजिकल एड्रेस बोल सकते हैं। अब आपको पता होगा कि आपने फिजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस पढ़ा होगा, लेकिन व्हाट अबाउट द बाइंडिंग एड्रेस? बाइंडिंग एड्रेस को समझते हैं। तो बाइंडिंग एड्रेस या तो कंपाइल टाइम पे होता है या फिर लोड टाइम पे जनरेट होता है। ठीक है, आइडेंटिकली लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस। ठीक है, किसको फाइंड करने के लिए? भाई ऑब्वियसली बाइंडिंग एड्रेस किसको फाइंड करने के लिए यूज करते हैं हम? लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस। एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेसिंग बाइंडिंग स्कीम रिजल्ट द डिफरेंट लॉजिकल फिजिकल एड्रेस। जो एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेसिंग जो होता है, देखो हम कंपाइल टाइम और लोड टाइम की बात हमने कर ली, लेकिन अब हम एग्जीक्यूशन टाइम यानी इस फेज की बात कर रहे हैं, लास्ट वाले की। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो बाइंडिंग स्कीम है उसके रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आते हैं लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस के टाइम पे। ठीक है, वी यूजुअली रेफर लॉजिकल एड्रेस एज अ वर्चुअल एड्रेस। जनरली आप इनको सेम भी बोलते हो बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस एंड वर्चुअली एड्रेस आर इंटरचेंजेबल इन दिस टेक्स्ट। है, हो सकता है कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो कभी कभी हम लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल बोल रहे हैं और वर्चुअल को लॉजिकल बोल सकते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल जनरेटेड बाय अ प्रोग्राम इज लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और जो फिजिकल एड्रेस के द्वारा जनरेट होगा वो फिजिकल एड्रेस स्पेस कहलाएगा। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। तो देखो ये जो फिगर हमको दे रखा है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का, देखो सबसे पहले हमारे पास सीपीयू है। सीपीयू क्या करता है? एमएमयू यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को लॉजिकल एड्रेस जनरेट करके देता है। ठीक है, कौन जनरेट कर रहा है? सीपीयू। ठीक है, अब ये एमएमयू यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो फिजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है। तो फिजिकल एड्रेस हो गया ये, है ना, और ये फिजिकल मेमोरी में। सो दैट इज द प्रोसेस कि आप बस इस डायग्राम को भी याद रख लोगे, आपको इतना सब भी लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली आप ये डायग्राम याद रख लो, इससे आपका काम हो जाए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं द रन टाइम मैपिंग की फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस। ऑब्वियसली वर्चुअल को हम लॉजिकल भी बोल रहे हैं इसीलिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, एड्रेस इज डन बाय हार्डवेयर डिवाइस दैट इज कॉल्ड द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। इसीलिए मैंने आपको पहले डायग्राम समझाया क्योंकि आप अब इजीली समझ पा रहे होंगे कि जब हम लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस को मैप कर रहे हैं तो ये किसके थ्रू करते हैं हम? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्लियर है? This mapping with a simple MMU scheme is generalized of the base register scheme described in this section। है ना, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। The base register is now called relocation register। अब हम base register को क्या बोल रहे हैं? रिलोकेशन रजिस्टर। तो आपसे पता है पूरी ये जो डेफिनेशन है ना, यहाँ से यहाँ तक आपको पूरी डेफिनेशन गिवन होगी और आपसे पूछेंगे कि हाउ व्हाट वी कॉल्ड इट। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड द रिलोकेशन रजिस्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं डायनेमिक लोडिंग के बारे में। इट हैज बिन नेसेसरी कि एंटायर प्रोग्राम एंड ऑल जो डेटा है उस प्रोसेस का टू बी फिजिकल मेमोरी फ्रॉम द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट। मतलब वो किस में होना चाहिए? फिजिकल मेमोरी में, क्योंकि अगर आप फिजिकल मेमोरी में स्टोर नहीं करोगे, अगर मान लो आप उसको थोड़े टाइम के बाद यूज कर रहे हो, तो अगर लॉजिकल या वर्चुअल मेमोरी में वो रहेगा तो हो सकता है कि फिर वो डिसअपियर हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं कि अगर हम उसको कहाँ पर रखते हैं, हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो फिजिकल मेमोरी में स्टोर होते हैं क्योंकि हमको उनको एग्जीक्यूट करना है। The size of the process has been limited size of the physical memory। Obviously physical memory का साइज मान लो कि 10 है, 10 MB मान लो कि या 10 GB है, whatever। तो अगर प्रोसेस 11 MB का होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना, तो इसीलिए उसकी लिमिटेशंस होती है प्रोसेस की। तो टू ऑब्टेन द बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन वी यूज द डायनेमिक लोडिंग। हमको मेमोरी स्पेस यूटिलाइज करना है इसीलिए हम डायनेमिक लोडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, विद द डायनेमिक लोडिंग और रूटीन इज नॉट लोडेड अंटिल इट कॉल। जब हम रूटीन को कॉल नहीं करते हैं, जब तक वो लोड नहीं करेगा तब तक वो कॉल नहीं होगा, तब तक क्या होगा? हमारी मेमोरी मतलब सेव रहेगी, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं डायनेमिक लिंकिंग एंड शेयर्ड लाइब्रेरी के बारे में। तो डायनेमिक लिंकिंग लाइब्रेरी जो होती है वो सिस्टम लाइब्रेरी होती है दैट आर लिंक्ड बाय यूजर प्रोग्राम्स मीन प्रोग्राम कर रहा। ठीक है, ये किससे जुड़ी होती है? यूजर के प्रोग्राम से। जब उन प्रोग्राम को रन करते हैं तब ये काम आती है।
क्योंकि हम डायनेमिकली यानी रन टाइम पे बात कर रहे हैं। सम ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स ओनली स्टैटिक लिंकिंग। स्टैटिक लिंकिंग क्या होता है, मतलब फिक्स्ड टाइम पे ऑलरेडी वो फिक्स्ड कर देते हैं सारी चीजें, और यहाँ पर फिर डायनेमिकली हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाते। सिस्टम लाइब्रेरी आर ट्रीटेड लाइक अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स एंड आर कंबाइंड बाय लोडर। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल हमने ऊपर देखा था कि पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट मॉड्यूल था, फिर लिंकर, फिर लोडर, इस टाइप से है। तो ये क्या करता है, कंबाइन किसके द्वारा करते हैं, ऑब्वियसली लोडर के द्वारा, इनटू द बाइनरी प्रोग्राम इमेज। ठीक है, सो ये काम किसका है, लोडर का। तो यहाँ से भी हमारे डायरेक्ट डेफिनेशन है। आगे देखते हैं, डीएलएल यानी डायनेमिक लिंक्ड लाइब्रेरीज इज दिस लाइब्रेरी शेयर्ड अमंग द मल्टीपल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर हम डायनेमिक यूज कर रहे हैं। वन इंस्टेंस ऑफ डायनेमिक इन मेन मेमोरी, फॉर दिस रीजन डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी जो है उसको हम शेयर लाइब्रेरी भी बोलते हैं, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारी मल्टीपल प्रोसेस को यूज कर रहे हैं। एंड आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन विंडोज एंड लाइनक्स सिस्टम। ठीक है, सो हम इनको ज्यादातर किसमें यूज करते हैं, विंडोज एंड लाइनक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, विच इज कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो मेन मेमोरी की बात करते हैं। मेन मेमोरी मस्ट बी एकमेंडेड विथ बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेरियस यूजर प्रोग्राम। ऑब्वियसली आपको पता है कि मेन मेमोरी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी है और यूजर प्रोग्राम से जुड़ी है। इफ अगर हमको एलोकेट करना है मेन मेमोरी इन द मोस्ट एफिशिएंट वे इज पॉसिबल, दैट इज वन अर्ली मेथड इज कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। आपको अपने प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में लोड करना है, या आप बोल सकते हो कि उस मेन मेमोरी का प्रोग्राम को एलोकेट करोगे, दोनों ही बात एक ही है। तो उसके लिए आपको एक कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन करना पड़ेगा। मतलब ये एक अपना तरीका है, और भी डिफरेंट वे हो सकते हैं, बट हम अभी पॉसिबल वे जिसकी बात कर रहे हैं वो है कंटिन्यूस। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम इसमें क्या करते हैं, मेमोरी को यूजुअली हम 2 पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है यूजर प्रोग्राम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज आइदर लो मेमोरी एड्रेस और हाई मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम कंटिन्यूस एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास लो मेमोरी एड्रेस और हाई मेमोरी एड्रेस होगा। द डिसीजन इज डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर, जैसे कि लोकेशन हो गया, इंटरप्ट हो गया। अगर इंटरप्ट होता है तो वो हाई मेमोरी एड्रेस कहलाता है। इस टाइप से ये 2 फैक्टर्स हैं, या और भी टाइप के फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का एड्रेस होगा, इसीलिए यहाँ पे 2 एड्रेस गिवन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन कंटिन्यूस अगर हम बात करें यूजर प्रोग्राम की, पहले यूजर प्रोग्राम समझ लेते हैं। रिसाइड इन मेमोरी एट द सेम टाइम, है ना, उसी टाइम पे वो हम बात करेंगे यूजर प्रोग्राम की। वी नीड टू कंसीडर हाउ टू एलोकेट अवेलेबल मेमोरी प्रोसेस विल बी वेटिंग इन द मेमोरी। हम ये बात करेंगे ना कि हम किस तरीके से उस मेमोरी, उस प्रोसेस को, उस मेमोरी को एलोकेट करें। ठीक है, इन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन हर एक प्रोसेस कंटेन अ सिंगल सेक्शन। ऑब्वियसली हर एक मतलब मेमोरी है तो अगर एक ही प्रोसेस को हम सारा सेक्शन दे देंगे तो अदर प्रोसेस तो फिर खाली बैठेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस को एक सेक्शन देंगे, क्योंकि मेमोरी है तो आप मेमोरी को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करोगे, लाइक दिस। ठीक है, इस टाइप से आपने उसको डिवाइड कर दिया। मेमोरी ऑफ दैट कंटिन्यूज टू बी सेक्शन कंटेनिंग नेक्स्ट प्रोसेस। मतलब मैंने क्या करा कि मान लो कि पहली जो प्रोसेस है वो इसको एलोकेट कर दी। ठीक है, अब दूसरी प्रोसेस में कहाँ एलोकेट करूंगी, ऑब्वियसली यहाँ पर तीसरी प्रोसेस इस वाले सेक्शन में। सो दैट इज द सेक्शन। ठीक है, बिफोर डिस्कसिंग द मेमोरी एलोकेशन स्कीम फर्दर वी मस्ट एड्रेस इज द इशू ऑफ मेमोरी प्रोटेक्शन। ठीक है, आप आगे इसके आगे बढ़ने से पहले हमको ये देखना है कि हम मेमोरी को प्रोटेक्ट किस टाइप से करते हैं। ठीक है, the MMU maps the logical address dynamically by adding the values of relocation register। MMU क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस को डायनेमिकली ऐड कर देता है उस वैल्यू से रिलोकेशन रजिस्टर में, है ना। इस मैप को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी में सेंड कर देते हैं। ठीक है, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर प्रोग्राम्स को बाय कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई बाय, मतलब मॉडिफाई होने से बचा सकते हैं रनिंग प्रोसेस। मान लो कि अगर मेरा कोई डेटा है वो रन टाइम पे उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और मान लो कि वो चेंज हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज द प्रोटेक्शन कि आप यूज कर रहे हो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, और दोनों के लिए हमको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ना कोई ग्लिच ऑपरेटिंग सिस्टम में हो जाए। रिलोकेशन रजिस्टर स्कीम प्रोवाइड करता है एक इफेक्टिव वे टू अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम साइज चेंज डायनेमिकली। रिलोकेशन रजिस्टर हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक इफेक्टिव तरीका बताता है कि आप कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साइज को बदलो। ठीक है, डायनेमिकली यानी रन टाइम।
दिस इज फ्लेक्सिबल टू डिजायर द सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी हम डिवाइस ड्राइवर की बात करते हैं तो इसका हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, नो लॉन्गर नीडेड, इट कैन बी रिमूव्ड एंड इट्स मेमोरी इज एलोकेटेड टू अदर नीड्स, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर का आप यूज करते हो, आप जब डिवाइस से कनेक्ट करोगे तो अगर जब तक उसका यूज हो रहा है ठीक है तब तक, वरना हम उसको मेमोरी से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करने से पहले हम देख लेते हैं हार्डवेयर सपोर्ट ऑफ फ्री लोकेशन एंड लिमिट रजिस्टर। देखो मैंने आपको बताया था सीपीयू जो है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिमिट रजिस्टर रिलोकेशन है, ये फिजिकल एड्रेस, ठीक है, और मेन मेमोरी। अगर यस होता है तो ही ये आगे बढ़ेगा, अगर नो होता है तो फिर ट्रैप हो गया, मतलब एरर जनरेट हो जाएगी। सो दैट इज द बेसिक डायग्राम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। वन सिंपलेस्ट मेथड है कि एलोकेटिंग मेमोरी इज टू प्रोसेस अ वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग, ठीक है। वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग मतलब क्या होता है कि आप उनको इस टाइप से बांट दो बिल्कुल फिक्स साइज में, ठीक है। यानी मेमोरी इच पार्टीशन में कंटेन एग्जैक्टली वन प्रोसेस, हर एक पार्टीशन में, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो मैं हर एक पार्टीशन में एक मेमोरी को एलोकेट करूंगी, ठीक है, एक प्रोसेस को एलोकेट प्रोसेस को रखूंगी, ठीक है। इन वेरिएबल पार्टीशनिंग स्कीम द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप द टेबल इंडिकेट विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर अवेलेबल एंड विच आर ऑक्यूपाइड, ठीक है। जो वेरिएबल पार्टीशनिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबल जनरेट करता है या एक टेबल रखता है जो ये बताता है कि कौन सा मेमोरी का पार्ट अवेलेबल है और कौन सा ऑक्यूपाइड, ठीक है। इनिशियली अगर हम बात करें ऑल मेमोरी इज अवेलेबल फॉर यूजर, अगर सारी मेमोरी हम यूजर के लिए अवेलेबल कर देंगे तो वन लार्ज ब्लॉक ऑफ अवेलेबल मेमोरी इज होल, और अगर बड़ा से बड़ा जितनी बड़ी प्रोसेस या लार्ज तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर होल, इसको हम होल बोलेंगे, ठीक है। मेमोरी कंटेन्स अ सेट ऑफ होल्स वेरियस साइजेस, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे हो सकता है, मे बी मल्टीपल होल्स क्रिएट हो सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब एक प्रोसेस की बात करते हैं, जो प्रोसेस एलोकेट करते हैं, जो प्रोसेस स्पेस को एलोकेट करती है, इट इज लोड इनटू द मेमोरी वेयर इट कैन बी कंप्लीट फॉर सीपीयू टाइम। अगर हम मान लो कि एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है और आपने उसको पहले एलोकेट करा कि भाई हमने यहाँ पे इसको मेमोरी में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगी, जैसे ये लोड हो गई मेमोरी में तो ये अपने सीपीयू के टाइम से कंप्लीट करेगी कि उसको जितना जल्दी हो सके फास्टेस्ट हो जाए, ठीक है। प्रोसेस व्हेन जब प्रोसेस टर्मिनेट इट रिलीज द मेमोरी, प्रोसेस अपना काम कर लेगी, सीपीयू का यूज कर लेगी, यूटिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद वो प्रोसेस उस मेमोरी को रिलीज कर देगी, हाँ वो जिस स्टोर जो स्पेस घेर रही थी वहां से वो हट जाएगी। विच ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्रोवाइड अनदर प्रोसेस, कौन सी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करती है अनदर प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये चीज हो रही है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी अनदर प्रोसेस को वो मेमोरी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अगर व्हाट हैपन व्हेन देयर इज द इनसफिशिएंट मेमोरी टू सेटिस्फाई द डिमांड्स ऑफ अराइविंग प्रोसेस, मतलब जो अगर मान लो कि क्या होगा कि अगर कोई ऐसी प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा बड़ी है या फिर वो इनसफिशिएंट है, तो एक ऑप्शन सिंपली है कि उसको रिजेक्ट कर दो या फिर उसको वेट में डाल दो, क्योंकि हो सकता है ना कि अगर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे तो सिंपली बात ही खत्म। अगर हम उसको वेट में डालेंगे तो हो सकता है कि आगे हमारे पास कोई स्पेस ऐसी खाली हो जाए जो उस मेमोरी उसके लिए एक सफिशिएंट मेमोरी जनरेट करे, ठीक है। The processor is particular instance of general dynamic storage allocation problem which concern how satisfy request of n size from list of free holes। मैंने अभी आपको बताया यही प्रोसीजर है कि भाई अगर मान लो कि कोई ऐसी प्रोसेस आ गई जिसका साइज n है, हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं कि फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट, ठीक है। वन मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू सिलेक्ट द फ्री होल फ्रॉम द सेट ऑफ अवेलेबल, जिसमें हम क्या करते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी सबसे फ्री है, ठीक है। तो फर्स्ट फिट मतलब क्या कि जो पहले होल, मान लो कि मेरे पास ये मान लो कि यहाँ पर हमारे पास मेमोरी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास सेक्शन है, ठीक है। मैं सिर्फ 4 दे रही हूँ, ठीक है, मेरे पास 4 सेक्शन जनरेट हुए हैं यहाँ पे। अब पहली फर्स्ट फिट क्या कहती है कि जो पहले मान लो कि इसमें 50 की कैपेसिटी है, ठीक है, और मेरे पास 40 की मेमोरी है, ठीक है, तो मैं इसको ये एलोकेट कर दूं, प्रोसेस एलोकेट कर दूं। अगेन 60 है, ठीक है, तो अगर मेरे पास 70 है तो फिर मैं नेक्स्ट फर्दर देखूंगी क्योंकि इसमें तो एलोकेट होगी नहीं। अब बेस्ट फिट की बात करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट फिट क्या कहता है
कि हम सभी, हमारे पास सभी मेमोरी पता रहेगी हमें, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी चीजें पता रहेगी, सबकी प्रोसेस भी पता रहेगी। तो मान लो मेरे पास कोई प्रोसेस है जिसका 20 है, तो मैं उसको कहाँ फिट करूंगी, ऑब्वियसली यहाँ पर 30 वाले में। अगर मेरे पास कोई प्रोसेस है जो 30 की है, तो मैं उसको कहाँ पर, या 35 की है, तो उसको कहाँ एलोकेट करूंगी, ऑब्वियसली यहाँ पर। क्योंकि अगर 50 में करूंगी तो बहुत सारी स्पेस बच जाएगी। और वर्स्ट फिट क्या होता है कि 35 या 20 के स्पेस है, ये जो 20 है इसको मैं कहाँ एलोकेट कर रही हूँ, 50 में, तो ये वर्स्ट फिट होता है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस की फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट, ठीक है। फर्स्ट फिट मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट होल जो बिग इनफ होगा, हम उसमें भले ही कुछ भी हो वो बिगिनिंग होनी चाहिए, जैसे आप शुरू करोगे आप उसमें उसको एलोकेट कर दो। बेस्ट फिट आप स्मॉलेस्ट होल को सर्च करोगे, मतलब स्मॉलेस्ट होल को सर्च करोगे और उसमें जितनी बड़ी हो सके प्रोसेस को एलोकेट करने की कोशिश करोगे। वर्स्ट फिट क्या होता है कि लार्ज जो हॉल है उसमें हम सबसे छोटी से छोटी प्रोसेस को यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिमुलेशंस है वो बोथ फॉर फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट बेटर है वर्स्ट फिट से, ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसमें टाइम भी डिक्रीज हो रहा है, स्टोरेज भी है, यूटिलाइजेशन भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट फिट फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट इज क्लियरली बेटर देन अदर टर्म्स ऑफ स्टोरेज यूटिलाइजेशन, ठीक है। और फर्स्ट फिट जो होती है वो जनरली फास्टर होती है, क्योंकि उसमें हमको खोजना नहीं पड़ता है। अब हम आगे बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। बोथ फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट स्ट्रेटेजीज मेमोरी एलोकेशन सफर फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब आप जानते हैं कि फर्स्ट फिट और बेस्ट फिट जो है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफर करते हैं। एज ए प्रोसेस आर लोडेड एंड रिमूव फ्रॉम द मेमोरी, हम प्रोसेस को लोड करते हैं और फिर रिमूव करते हैं। द फ्री मेमोरी स्पेस इज ब्रोकन इनटू द लिटिल पीस, जब जब जो फ्री मेमोरी बचती है हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट करती है कि जब छोटे छोटे पीसेस हमारे पास हैं, लाइक ये समझो कि मान लो कि मेरे पास इतनी मान लो कि मेरे पास ये कैसे बताऊं मैं आपको, देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, मान लो कि हमारे पास ये सारी एलोकेटेड है और हमारे पास फ्री स्पेस है, ये वाली, ये छोटी छोटी दिख रही है आपको, ये सारी फ्री स्पेस है। अब हमारे पास मान लो कि 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है और ये 20, कितना हो गया 40। और मेरे पास एक एक प्रोसेस है जो 40 की है, लेकिन मैं अब इसमें एलोकेट कैसे करूंगी, मैं प्रोसेस को तो तोड़ नहीं सकती हूँ। सो यहाँ पर क्या होगा, अभी तक ये है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है कि जब आपके पास टोटल मेमोरी स्पेस तो होती ही है सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन वो इतनी कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, नॉट अ कंटिन्यूस। स्टोरेज इज फ्रेगमेंटेड इनटू द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट होल, ठीक है। जो स्टोरेज है वो फ्रेगमेंटेड होती है, टूटी हुई होती है, ठीक है, इसलिए हम उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इनटू द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। सो दैट इज द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। 1/3 ऑफ मेमोरीज में अनयूजेबल, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि इसमें 1/3 ऑफ मेमोरी अनयूजेबल होती है, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को 50% ऑफ रूल बोलते हैं। किसमें, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। मेमोरी फ्रेगमेंटेशन कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है। इसीलिए हमारे पास दो टाइप के फ्रेगमेंटेशन होते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। With this approach, memory allocated to a process may slightly larger than the requested memory. क्या हो रहा है कि आप जो मेमोरी एलोकेट करते हो किसी भी प्रोसेस को, तो वो थोड़ी सी लार्जर होती है रिक्वेस्ट से, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन की टू नंबर्स इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, अनयूज्ड मेमोरी इज इंटरनल। मतलब मान लो कि अभी हमने जो पढ़ा, ठीक है, तो ये जो जो बची हुई मेमोरी जो अनयूज्ड है उसको हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में कंफ्यूज नहीं होना। मतलब कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तब होगा जब हमारे पास एक प्रोसेस होगी और वो प्रोसेस इन तीनों फ्रेगमेंटेशन, इन तीनों जो स्पेस है जो अनयूज्ड है उसको सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये तीनों ही इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, वन सॉल्यूशन ऑफ द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इज कंपैक्शन। कंपैक्शन क्या कहता है कि इसका गोल क्या है कि शफल कर दो उस मेमोरी कंटेंट को, ताकि सारी जो मेमोरी स्पेस है फ्री वो एक लार्जर ब्लॉक बना दे। शफल कर देंगे, मतलब शफलिंग क्या होता है, मतलब हम एक साथ इन सभी प्रोसेस को मिक्सअप कर दो, तो क्या होगा, ये प्रोसेस और ये प्रोसेस तीनों एक साथ आ जाएंगे, जिससे एक लार्ज ब्लॉक जनरेट होगा। कंपैक्शन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, हर बार पॉसिबल नहीं है। If relocation is static and done assembly or load time, compaction can't be done, ठीक है। अगर हमने जो रिलोकेशन करा है वो स्टैटिक है, क्योंकि डायनेमिक नहीं है, फिर वो फिक्स्ड रहेगा, यू कांट चेंज इट, ठीक है, यू कांट चेंज इट।
When compaction is possible, we must determine its scope. अब आपको पता है कि compaction जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। All holes moves other directions proceeding one larger hole available. वही मैंने आपको बता दिया है हम कैसे compaction को यूज करते हैं। Another possible solution external fragmentation का क्या है कि pay to permit the logical address space of process to be non continuous। हम क्या करेंगे, उस logical address को प्रोसेस को परमिट कर देंगे, मतलब प्रोसेस को ही तोड़ देंगे। दिस अलाउ अ प्रोसेस टू बी एलोकेटेड टू फिजिकल एड्रेसिंग, है ना, where such memory is available। इस स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलते हैं, पेजिंग। कॉमनली मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन अ कंप्यूटर सिस्टम यूज करती है, ठीक है। अब देखो कंपेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कॉस्टली भी होता है, हर बार वर्क नहीं करता है। जब हम स्टैटिकली यूज करते हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम मेमोरी को हमने तोड़ रखा है ऑलरेडी, तो अब हम क्या करते हैं, हमारी प्रोसेस को तोड़ देते हैं। यानी 40 की है तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा, दैट इज 10, ठीक है, 10 और 40, सॉरी 10, 10 और 20। तो अब आप इसको इजीली 10 को यहाँ पर एलोकेट कर दो, फिर 10 को यहाँ पर एलोकेट कर दो और 20 को यहाँ एलोकेट कर दो, कर सकते हो। सो अब इस प्रोसेस को, ये जो हम जिसमें प्रोसेस को तोड़ रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं पेजिंग, ठीक है। सो आई डोंट थिंक आपको डाउट होगा, पेजिंग समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं पेजिंग से रिलेटेड चीजें। पेजिंग जो एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है जो परमिट करती है कि प्रोसेस को हम फिजिकल एड्रेस में रख सके नॉन कंटिन्यूसली, ठीक है। क्योंकि देखो हमारी जो प्रोसेस है वो एक है लेकिन कंटिन्यूस नहीं, अलग अलग टुकड़ों में जा रही है, ठीक है। स्पेस टू बी नॉन कंटिन्यूस, पेजिंग जो है वो अवॉइड करती है किसको, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को। इन एसोसिएट टू नीड द कंपेक्शन, ऑब्वियसली कंपेक्शन से भी बचाती है। Two problems that plug continuous memory allocation because offers of numerical advantages। पेजिंग के अपने एक एडवांटेजेस हैं। पेजिंग इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू कोऑपरेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। पेजिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम कोऑपरेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर को कोऑपरेट करके, ठीक है। बेसिक मेथड है ये। तो बेसिक मेथड फॉर इंप्लीमेंटिंग पेजिंग क्या होता है कि आप फिजिकल मेमोरी को फिक्स्ड ब्लॉक साइज में तोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, फ्रेम्स कहलाएगा। और आप लॉजिकल मेमोरी को ब्लॉक्स में तोड़ोगे सेम साइज में तो वो क्या कहलाएगा, पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों ही, आप जानते हो कि हम वैसे भी पहले भी फिजिकल मेमोरी को तोड़ रहे थे फिक्स्ड साइज में, पर हम क्या करेंगे इस बार उसको फिक्स्ड साइज में तोड़ेंगे। तो हम उन छोटे ब्लॉक्स हैं जब हम उनको तोड़ेंगे तो हम उनको फ्रेम्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रेम्स, ठीक है। ये हमारा फ्रेम्स कहलाएंगे। और आप मेमोरी को भी सेम तोड़ रहे हो तो जो सॉरी लॉजिकल एड्रेस यानी प्रोसेस को आप तोड़ोगे तो आप उसको क्या बोलोगे, पेजेस बोलोगे, ठीक है। जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी लोडेड इनटू द अवेलेबल मेमोरी फ्रेम्स फ्रॉम देयर सोर्सेज, बेकिंग स्टोर इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज ऑफ ब्लॉक सेम साइज एज अ मेमोरी फ्रेम्स क्लस्टर मल्टीपल फ्रेम्स, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी या मेमोरी में लोड होगी तब हमको पता चल जाएगा ना कि कौन कौन सी प्रोसेस अवेलेबल है, कौन कौन सा फ्रेम अवेलेबल है। तो जो प्रोसेस उस फ्रेम के लिए बनी होगी हम उसको उसमें एलोकेट कर देंगे सिंपली, ठीक है। जनरली आप जानते हो लॉजिकल 64 बिट एड्रेस स्पेस रखता है और सिस्टम इज लेस देन 2 की पावर 64 बाइट ऑफ द फिजिकल मेमोरी, ठीक है। जनरली एक स्टेटमेंट आप इसको याद रखें, एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑब्वियसली पेज नंबर और पेज ऑफसेट। जो सीपीयू डिवाइड करता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। पेज नंबर को आप पी से डिवाइड करोगे और इसको डी से डिवाइड करोगे, ठीक है। और ये इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखें इसको। पेज नंबर इज अनयूज्ड अन इंडेक्स ऑफ पीर प्रोसेस पेज टेबल, है ना। मतलब जो पेज नंबर हम जिस इंडेक्स के रूप में रखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेज टेबल। आपको पता होगा कि पेज टेबल मतलब क्या है कि आप जहां पर पेज नंबर स्टोर कर रहे हो उस पेजेस का, ठीक है। पेज टेबल कंटेन करता है बेस एड्रेस ऑफ ईच फ्रेम, हर एक फ्रेम का बेस एड्रेस रखता है कौन, पेज टेबल। इन ऑफसेट भी रखता है और लोकेशन ऑफ फ्रेम इज रेफरेंस, जहां पर वो हमारा जो फ्रेम है वो है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बेस एड्रेस होता है और फ्रेम इज कंबाइंड विद पेज ऑफसेट। हम दोनों को एक साथ इसीलिए कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि पेज नंबर पेज को स्टोर करता है और फ्रेम नंबर मतलब पेज नंबर क्या स्टोर कर रहा है, पेज का रेफरेंस यानी पेज का मेनू। और पेज ऑफसेट क्या करता है, फ्रेम का रेफरेंस रखता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे, आउटलाइन स्टेप्स हैं।
एग्जैक्ट पेज नंबर P एंड यूज इट इंडेक्स इनटू द पेज टेबल, ठीक है। एग्जैक्ट द करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर A फ्रॉम द पेज टेबल, और रिप्लेस कर देंगे पेज नंबर P इन द लॉजिकल एड्रेस विद द फ्रेम F, ठीक है। पहला पेज नंबर P रहेगा आपके पास, पहले हमने देखा P और D था, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, उसके करस्पॉन्डिंग में P के करस्पॉन्डिंग में हम F को यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया, F और D, तो आप इजीली उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। As a offset D does not change, it is not replaced frame numbers. Offset now comprise the physical address. अब आप पेज नंबर को तो कभी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन F यानी कि फ्रेम नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इफ द साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज 2M, अगर हम बात करें लॉजिकल एड्रेस की साइज की, तो उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, 2M, एंड पेज साइज इज 2N बाइट्स। जो पेज साइज होता है वो कितना होता है, 2N, 2 की पावर N, लॉजिकल एड्रेस 2 की पावर M, पेज साइज 2 की पावर M, देन हाई ऑर्डर M(n-n) बिट्स ऑफ लॉजिकल एड्रेस। डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। नंबर पेज नंबर एंड n लो ऑर्डर बिट्स डिजाइन ऑफ द पेज ऑफसेट। सो दिस इज द स्टेटमेंट बेस का आपको बस पता होना चाहिए कि लॉजिकल एड्रेस का फॉर्मूला, पेज साइज का फॉर्मूला, कैसे हम इसको हाई ऑर्डर की बिट्स में लिख सकते हैं और कैसे हम इसको लो ऑर्डर की बिट में लिख सकते हैं, ठीक है। When process arrives in the system to be executed, its size expressed in pages. जब आप प्रोसेस देखते हो कि प्रोसेस अराइव हुई किसी सिस्टम में एग्जीक्यूट होने के लिए, तो हम उसकी साइज देखते हैं, वो एक्सप्रेस कर रही है उसको पेजेस में, है ना। हम ये एग्जामिन करते हैं। हर एक प्रोसेस जो होती है, हर एक पेज का मतलब हर एक प्रोसेस का अपना एक पेज होता है जिसको एक फ्रेम की नीड होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रोसेस को n पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है और एटलीस्ट n फ्रेम्स की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। सो ये चीज पता होनी चाहिए कि उनको कितने फ्रेम्स की जरूरत होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैनेजिंग फिजिकल मेमोरी, आपको पता है। इट मस्ट बी अवेयर टू एलोकेशन डिटेल इन द फिजिकल मेमोरी, जहां पर आप फ्रेम्स को एलोकेट करोगे, विच फ्रेम्स आर अवेलेबल एंड हाउ टोटल फ्रेम्स आर, मतलब ये सारा काम किसका है, टोटली ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि आपके पास कितनी मेमोरी अवेलेबल है, आप कैसे फ्रेम्स को एलोकेट करोगे, कितने फ्रेम्स अवेलेबल है ना, ये सारी चीजें। क्योंकि हम फ्रेम्स मतलब क्या भाई, क्योंकि फिजिकल मेमोरी को तोड़ना ही तो फ्रेम्स कहला रहा है। दिस इंफॉर्मेशन इज जनरली केप्ट इनटू द सिंगल सिस्टम वाइड डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द फ्रेम टेबल। अब आप यहाँ पे पेज नंबर्स को, जो पेज नंबर को स्टोर कर रहे थे, तो पेजेस की इंफॉर्मेशन रखने वाला जो टेबल था वो पेज टेबल, फ्रेम्स की इंफॉर्मेशन रखेगा तो वो फ्रेम टेबल होगा। फ्रेम टेबल हैज वन एंट्री ऑफ ईच फिजिकल पेज फ्रेम्स, ठीक है, इंडिकेट कि लेटर इज फ्री और एलोकेटेड, मतलब कौन सा फ्रेम फ्री है, कौन सा फ्रेम एलोकेटेड है, एंड जितनी भी सारी डिटेल्स है वो कौन देगा भी हमें, फ्रेम टेबल, ठीक है। अब बात करते हैं हार्डवेयर सपोर्ट की। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट स्टिल हम इसको देख लेते कि पेज एड्रेस ट्रांसलेशन इज वेरी एफिशिएंट, है ना, ये एफिशिएंट है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। इसका यूज जो है वो फास्ट रजिस्टर के लिए होता है कि हम पेज टेबल को इम्प्लीमेंट कर सके, जो कि फिजिबल नहीं है। पेज टेबल फिजिबल नहीं है, इसीलिए हम फास्ट रजिस्टर को यूज करते हैं। द पेज टेबल इज केप्ट इन मेन मेमोरी एंड पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर जो होता है वो पॉइंट करता है पेज टेबल को। The standard solution of this problem is use the special small fast look hardware cache. Transition look-aside buffer TLB is associated with high speed and each entry TLB consists two part key and value. देखो मैं इसको आपको डायरेक्टली समझा देती हूँ। यहाँ पर ट्रांसिशन लुक-असाइड बफर कब यूज करते हैं, देखो आपके पास यहाँ पे एक हिट रेशियो होता है, एक मिस रेशियो होता है। हमने इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आपको पता है कि वहां पर आप 2 मेमोरी एक्सेस यूज करते हो, कैशे और मेन मेमोरी, है ना। तो ट्रांजिशन लुक-असाइड बफर आपको ये बताता है कि कब आपको कैशे यूज करना है। तो जब हिट रेशो की बात होती है तब हम कैशे मेमोरी का यूज करते हैं, ठीक है। और जब आप मिस रेशो की बात करते हैं तो आप मेन मेमोरी का यूज करते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन है ट्रांजिशन लुक-असाइड बफर की, कब आप कौन सी मेमोरी को यूज कर रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं। टीएलबी स्टोर करता है एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर, जहां पर हर एक टीएलबी एंट्री का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, हर एक प्रोसेस का अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो एड्रेस स्पेस प्रोवाइड करता है और उस प्रोसेस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टाइम्स द पेज टेबल ऑफ इंटरेस्ट इज फाउंड इन द टीएलबी इज कॉल्ड द हिट रेशियो। देखो ये ना, ये वाला क्वेश्चन बना है अभी जो मैंने सेट 2024 का जो पेपर करवाया रिसेंटली, उसमें
ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहीं से एज इट इज, इतना सा परसेंट भी चेंज नहीं करा है, बस उन्होंने टीएलबी को फुल फॉर्म लिख दिया, ट्रांजिशन लुकोसाइट बफर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ टाइम ये फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन है हिट रेशियो की, द परसेंटेज ऑफ टाइम द पेज नंबर ऑफ इंटरेस्ट इज फाउंड इन द टीएलबी इज हिट रेशियो, ठीक है। टू फाइंड द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम वी वेट केस बाय इट्स प्रोबेबिलिटी। आपको पता है, मैंने आपको बता दिया, हिट रेशियो इंटू कैशे मेमोरी, मिस रेशियो इंटू मेन मेमोरी। जनरली यहाँ पे 2 भी आता है 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो आप ये भी याद रखें। आगे देखते हैं, प्रोटेक्शन आपको पता है कैसे करोगे मेमोरी को। अगर आपको मेमोरी को प्रोटेक्ट करना है तो उसके इन्वायरमेंट को एकम्प्लिश करना पड़ेगा, उसके इन्वायरमेंट हर एक फ्रेम को भी आप, उसकी हर एक फ्रेम को जो जो उस मेमोरी से जुड़ी हुई उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दिस बीट्स आर केप्ट इन द पेज टेबल। ये जो बीट्स है कहाँ पर रखी जाती है, पेज टेबल पे। एक एडिशनल बीट होती है, जनरली अटैच होती है हर एक एंट्री के साथ, जिसको एक वैलिड और इनवैलिड बिट बोलते हैं। वैलिड कब होगी, जब वो लॉजिकल एड्रेस से जुड़ी होगी, और इनवैलिड कब होगी, जब वो जुड़ी नहीं होगी। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि वैलिड इनवैलिड का कॉन्सेप्ट किससे कनेक्टेड है, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे है हमारा कि अगर हम बात करें, सम सिस्टम जो है वो हार्डवेयर प्रोवाइड करता है द फॉर्म ऑफ पेज टेबल लेंथ रजिस्टर, PTLR, इंडिकेट करता है कि पेज टेबल का साइज कितना है। ये चेक करता है अगेंस्ट द लॉजिकल एड्रेस टू वेरीफाई द एड्रेस ऑफ वेरिड रेंज ऑफ प्रोसेस, कि उस प्रोसेस की कितनी रेंज है, ये कौन चेक करेगा भाई, पेज टेबल लेंथ रजिस्टर, ठीक है। डायरेक्ट देखो वहां से क्वेश्चन बना तो यहाँ से भी बन सकता है। शेयर्ड पेजेस की बात करते हैं तो एक एडवांटेजेस है पेजिंग का कि हम यहाँ पर शेयरिंग कर सकते हैं कॉमन को, ठीक है। अगर कंसीडर करें कि एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट है जहां पर आप मल्टीपल प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, शेयर कर सकते हैं, ठीक है।